जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, सीटेट एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आज इस वीडियो में हम सीडीपी के टॉप 60 क्वेश्चन को देखने वाले हैं पैडागाजी कॉन्सेप्ट के, जो कि एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ऑफलाइन पेपर में पैडागाजी कॉन्सेप्ट कैसे पूछा जाता है, उसका स्वरूप आज हम देखने वाले हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से सीटीपी में क्वेश्चन पूछा जाता है पैडागाजी कॉन्सेप्ट के। पहला प्रश्न कह रहा है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, बी कह रहा है केवल आनुवांशिकता पर, सी कह रहा है केवल पर्यावरण पर, और डी कह रहा है ना आनुवांशिकता पर और ना ही पर्यावरण पर। तो दोस्तों, अगर हम व्यक्तिगत विभिन्नता की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? आनुवांशिकता और पर्यावरण का योग होता है, यानी कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का योग होता है। तो अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। दूसरा प्रश्न कह रहा है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? जब दोस्तों रोहन को चोट लग जाती है, वह रोने लगता है, तो उसके पिताजी कहते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते, अर्थात कहने का मतलब है लड़कियां रोती हैं। तो यह पिता का कथन जो है यह क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन कह रहा है लैंगिक रूढ़वादिता को चुनौती देता है, बी कह रहा है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, सी कह रहा है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, और डी कह रहा है लैंगिक भेदभाव को कम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। कहीं ना कहीं अगर हम बॉयज में या गर्ल में भेद करते हैं तो वह लैंगिक रूढ़िवादिता को ही दर्शाता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? ए ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, बी कह रहा है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, सी कह रहा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, और डी कह रहा है ज्ञान की संरचना के लिए उन्हें प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। तो दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए बच्चों को प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लीव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? तो ए ऑप्शन कह रहा है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बी कह रहा है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, सी कह रहा है अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी, और डी कह रहा है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। अगर दोस्तों लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो लेव वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने जेडपीडी का सिद्धांत दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, इन्होंने उसमें बताया है कि अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी यदि अध्यापिका यह योजना बनाती है कि अपने बच्चों को संघर्ष करते हुए देखती है और सोचती है, फैसला लेती है कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि ए ऑप्शन कह रहा है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, बी कह रहा है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा ही मापी जा सकती है, सी कह रहा है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, और डी कह रहा है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें बुद्धि की, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि दोस्तों कई प्रकार की होती है, बुद्धि एकल नहीं होती, बुद्धि कई प्रकार की होती है।
इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। यहाँ पर दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत यह कहता है कि किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, तो नैतिक विकास के किस चरण को यह दर्शाता है? ए ऑप्शन कह रहा है अमूर्त संक्रियात्मक, बी कह रहा है प्रथा पूर्व, सी कह रहा है प्रथागत और डी कह रहा है उत्तर प्रथागत। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रथागत। क्योंकि दोस्तों कोहलबर्ग कहते हैं कि यदि कोई कार्य कर रहा है तो उसे इसलिए करना चाहिए कि दूसरे उसे स्वीकृति देते हैं। 7वां प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन कह रहा है विकास बहुआयामी होता है, बी कह रहा है विकास की दर सभी संस्कृतियों के सभा के लिए समान होती है, सी कह रहा है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है और डी कह रहा है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो अगर हम विकास की बात करें दोस्तों तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो यहाँ पर सही कथन विकास के संदर्भ में हो जाएगा विकास बहुआयामी होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न कह रहा है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में ... के महत्व पर जोर देता है। ए ऑप्शन कह रहा है संतुलीकरण, बी कह रहा है सांस्कृतिक उपकरणों, सी कह रहा है गुणारोपण और डी कह रहा है अभिप्रेरणा। तो दोस्तों वाइगोत्स्की साहब की बात हो रही है तो वाइगोत्स्की साहब कहते हैं विकास सामाजिक अधिगम पर आधारित होती है। अगर हम दोस्तों वाइगोत्स्की की बात करें तो ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को ... के रूप में वर्णित करते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है स्कीमा मनोबंध, बी कह रहा है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, सी कह रहा है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध और डी कह रहा है विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो दोस्तों अगर हम बात करें पियाजे की, पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इनका सिद्धांत संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में ये वर्णित करते हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करें उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध में तो इसको देने वाले हैं थार्नडाइक महोदय। और अगर हम बात करें विकास का समीपस्थ क्षेत्र तो जिन्होंने जेडपीडी का सिद्धांत दिया है यानी कि वाइगोत्स्की। 10वां प्रश्न कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है। क्या गुण होता है? तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो ए ऑप्शन कह रहा है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, बी कह रहा है अमूर्त सोच का विकास, सी कह रहा है विचार सोच में केंद्रीकरण, डी कह रहा है परिकल्पित निगमनात्मक सोच। तो दोस्तों जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था को अगर हम देखें तो पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था होती है 2 से लेकर 7 वर्ष की। तो इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चे का विचार और सोच में केंद्रीकरण होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। पियाजे स्विट्जरलैंड से रिलेटेड हैं और इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली अवस्था इन्होंने बताया है संवेदी गामक, दूसरी बताया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी बताया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी बताया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जब बच्चा 2 से 7 साल की एज में होता है तो वह बच्चा अपने सोच में स्थिरता लाने का प्रयास करता है, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 11वां प्रश्न कह रहा है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ए ऑप्शन कह रहा है छात्र जिसका अशक्त शरीर है, बी कह रहा है मंदित छात्र, सी कह रहा है विकलांग छात्र
और डी कह रहा है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। पहले क्या होता था दोस्तों कि विकलांग शब्द का यूज होता था, लेकिन अब विकलांग शब्द का यूज नहीं होता है, अब दिव्यांग शब्द का यूज होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। आप प्रश्न को ही देखकर ऑप्शन सही कर सकते हो। दिव्यांगजन यहाँ है तो आपका दिव्यांगता यहाँ लिखा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कह रहा है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। आपके ऑप्शन है अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक। बी कह रहा है सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। सी कह रहा है अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त। और डी कह रहा है मूर्त, अमूर्त और सांवेदिक। तो दोस्तों जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम कैसा होता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सांवेदिक होता है, फिर मूर्त होता है, तब फिर अमूर्त होता है। सांवेदिक की अगर हम बात करें तो इसकी एज 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरी होती है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है 7 से 11 और अमूर्त की अवस्था होती है 11 से ऊपर की। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 13वां प्रश्न कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। आपके ऑप्शन है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। बी कह रहा है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। सी कह रहा है अध्यापक के पक्ष पर असफलता। और डी कह रहा है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। तो दोस्तों यहाँ पर अगर प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। 14वां प्रश्न कह रहा है एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। बी कह रहा है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर। सी कह रहा है अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर। और डी कह रहा है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। तो दोस्तों यहाँ पर अगर समावेशी कक्षा की बात करें तो समावेशी कक्षा में जोर देना चाहिए किस पर, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान किया जाए। 15वां प्रश्न कह रहा है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ए ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। बी कह रहा है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। सी कह रहा है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके बढ़ावा देकर। और डी कह रहा है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो समस्या समाधान की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्योंकि दोस्तों किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत से तरीके अपनाना चाहिए, इस प्रकार से समरूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, सुसाध्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर निगेटिव दिया गया है, हमको आंसर भी निगेटिव में ही करना है। तो ए ऑप्शन कह रहा है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। बी कह रहा है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। सी कह रहा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। और डी कह रहा है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। तो दोस्तों जब यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है तो आपका आंसर भी निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। क्योंकि दोस्तों कोई भी शिक्षक रहेगा वह यही चाहेगा कि बच्चे आसानी से समझ जाएं, नहीं तो वह अगर जटिल का प्रयोग करेगा तो बच्चा कैसे समझ पाएगा, इसलिए जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है। अगला प्रश्न कह रहा है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है असतर्कता। बी कह रहा है कम परिज्ञानता बोधगम्यता। सी कह रहा है अपसारी चिंतन। और डी कह रहा है अतिसक्रियता।
तो सृजनात्मकता की बात जहां पर आए दोस्तों, सृजनात्मकता की बात जहां पर आए यानी कि क्रिएटिविटी, तो वहां पर आपको अपसारी चिंतन को ही टिक करना है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है परिपक्वता का संबंध है, तो परिपक्वता का संबंध किससे है? ए ऑप्शन कह रहा है विकास से, बी कह रहा है बुद्धि से, सी कह रहा है सृजनात्मकता से और डी कह रहा है रुचि से। तो परिपक्वता का जो संबंध है दोस्तों वह है विकास से। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। बी कह रहा है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। सी कह रहा है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए और डी कह रहा है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अगर हम ए ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, तो जहां पर रूढ़िबद्धता को धारणाओं को मजबूत करने की बात कही गई है तो ये आपका निगेटिव है। बातचीत टालनी चाहिए, ये भी निगेटिव है। और सभी के लिए मानकीकृत आकलन, तो यहाँ पर भी आपका निगेटिव है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि ए ऑप्शन कह रहा है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। बी कह रहा है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। सी कह रहा है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है और डी कह रहा है इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। तो दोस्तों बताइए आप इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। जहां पर अर्थपूर्ण शब्द आ जाए तो वो बिल्कुल ही पॉजिटिव है, आपको टिक कर देना है। अगर हम यहाँ बात करें तो केवल त्रुटियां, जहां पर केवल आ जाए तो वो आपका निगेटिव हो जाता है। दंड आता है तो वो भी निगेटिव। तो इस प्रकार से आप आराम से पैडागॉजी का कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ए ऑप्शन कह रहा है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बी कह रहा है बच्चे को दंड देकर, सी कह रहा है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर और डी कह रहा है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। तो दोस्तों अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। यहाँ पर बात की गई है ए ऑप्शन में याद करने की, तो ये निगेटिव है। दंड देने की, ये भी निगेटिव है। और बहुत आसान क्रियाकलाप अगर आप बच्चों को देते हैं तो हो सकता है बच्चे ऊब जाएं, तो इसलिए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कह रहा है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ए ऑप्शन कह रहा है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बी कह रहा है योग्यता सुधार्य है, सी कह रहा है योग्यता अटल है और डी कह रहा है असफलता अनियंत्रित है। तो अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है? दोस्तों अधिगम का क्या अर्थ होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम क्या है? एक अस्थायी परिवर्तन है। और वह क्या है कि अधिगम में कौन सी धारणा उपयुक्त है? अगर हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, योग्यता सुधार्य है। चाहे वह खेल हो, चाहे मैथमेटिक्स के पोर्शन हो, अभ्यास के द्वारा इंप्रूव किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ए ऑप्शन कह रहा है अन्वेषण और संवाद, बी कह रहा है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, सी कह रहा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र और डी कह रहा है बारंबार परीक्षाएं।
तो बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करनी है तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्वेषण और संवाद। क्योंकि दोस्तों बच्चे एक दूसरे से विचार आदान प्रदान करते हैं, खोज करके सीखेंगे, नई नई चीजों को खोज करके सीखेंगे, आपस में संवाद करके सीखेंगे, संप्रेषण करके सीखेंगे, तो इससे उनके संकल्पनात्मक समझ की बढ़ोतरी होगी। 24वां प्रश्न कह रहा है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब समस्या कैसी हो। ए ऑप्शन कह रहा है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। बी कह रहा है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। सी कह रहा है वो आंतरिक रूपों से अभिप्रेरित हो। और डी कह रहा है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? जब समस्या को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बच्चों को अगर समस्या है चीजें सीखने में, तो अगर हम समाधान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं तो बच्चा उसे सीख नहीं पाएगा, उसे कठिनाई होगी। तो उसे विस्तृत रूप में बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए तभी वह सीख सकता है। 25वां प्रश्न कह रहा है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। ए ऑप्शन कह रहा है कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। बी कह रहा है उच्च उत्तेजना उच्च भय। सी कह रहा है निम्न उत्तेजना उच्च भय। और डी कह रहा है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बच्चा अच्छे वातावरण में सीखेगा तो उसे उत्तेजना का प्रभाव उसका संतुलित रहेगा और उसको भय बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। 26वां प्रश्न कह रहा है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। ए ऑप्शन कह रहा है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। बी कह रहा है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। सी कह रहा है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। और डी कह रहा है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो अधिगम का संरचनात्मक विचार क्या सुझाव देता है? वह यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना है तो यहाँ पर दोस्तों ये निगेटिव हो जाएगा। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी निगेटिव है। वयस्कों पर निर्भर रहते हैं तो ये भी निगेटिव है। आपका पॉजिटिव आंसर और बेस्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। जब बच्चे स्वयं से बात कर रहे हो दोस्तों तो यहाँ पर क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन कह रहा है मनोवैज्ञानिक विकार। बी कह रहा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। सी कह रहा है स्वनियमन। और डी कह रहा है आत्मकेंद्रिता। तो बताइए आप यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह अपने कार्य पर किस प्रकार से प्रगति कर सकती है तो इस प्रकार का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वनियमन। क्योंकि यहाँ पर खुद से बात करने की बात आई है। अगला प्रश्न कह रहा है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। बी कह रहा है विद्यार्थियों को नामांकित करना। सी कह रहा है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। और डी कह रहा है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ए ऑप्शन कह रहा है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। बी कह रहा है शिक्षक को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का प्रयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। सी कह रहा है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। और डी कह रहा है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए।
तो दोस्तों बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो अगर हम परीक्षा की बात करें, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है, नियमित मूल्यांकन और परीक्षा आयोजित, तो ये भी आपका निगेटिव पॉइंट है। विभिन्न उदाहरण और चित्रों की सहायता से व्याख्या किया जाना चाहिए, ये भी आपका निगेटिव पॉइंट है, व्याख्या नहीं करना है। शिक्षण सामग्री होना चाहिए, ये भी निगेटिव पॉइंट है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? ए ऑप्शन कह रहा है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, बी कह रहा है चुप्पी साधे रहने के लिए, सी कह रहा है शिक्षकों को निर्देश देने में, और डी कह रहा है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए ऑप्शन कह रहा है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, बी कह रहा है वे राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, सी कह रहा है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, और डी कह रहा है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, बी कह रहा है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, सी कह रहा है वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, और डी कह रहा है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है तो कब समझा जा सकता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगर बच्चों को कुछ समस्या होती है तो वो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी NCF 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। ए ऑप्शन कह रहा है मानवतावाद, बी कह रहा है व्यवहारवाद, सी कह रहा है रचनावाद, और डी कह रहा है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से क्या प्राप्त किया है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रचनावाद। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? अगर हम ऑप्शन को देखते हैं, ए ऑप्शन कह रहा है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबी समय तक चल सके, बी कह रहा है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शिल्प में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, सी कह रहा है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो, और डी कह रहा है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली। तो यहाँ पर दोस्तों समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित कौन सी कक्षा कर सकती है, तो वह कर सकती है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए ऑप्शन कह रहा है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है, बी कह रहा है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, सी कह रहा है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, और डी कह रहा है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा
वर्णन करता है तो वह क्या करता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, जहाँ पर बच्चों को अच्छा वातावरण मिले, जहाँ बच्चा बिना किसी डिस्टरबेंस के सीख पाए। अगला प्रश्न कह रहा है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ए ऑप्शन कह रहा है बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बी कह रहा है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। सी कह रहा है बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। और डी कह रहा है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। एक 3 साल का बच्चा जो कि यह बताता है कि दूध बूथ पर मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, तो बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण किससे प्रदान होता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। ए ऑप्शन कह रहा है स्मृति, बी कह रहा है डर, सी कह रहा है ध्यान और डी कह रहा है उत्तेजना। तो कौन सा एक संवेग है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डर, जो कि एक संवेग है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। ए ऑप्शन कह रहा है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। बी कह रहा है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। सी कह रहा है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। और डी कह रहा है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न कह रहा है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो। ए ऑप्शन कह रहा है विकलांग है, बी कह रहा है डिस्लेक्सिक है, सी कह रहा है सृजनात्मक है और डी कह रहा है प्रत्यास्थी है। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सृजनात्मक का अर्थ होता है दोस्तों एक समस्या के कई हल होना। जो बच्चा सृजनात्मक होता है वह एक समस्या का कई प्रकार से हल निकाल लेता है। अगला प्रश्न कह रहा है अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर नहीं दिया गया है तो नहीं में ही आंसर करना है। ए ऑप्शन कह रहा है एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। बी कह रहा है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। सी कह रहा है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। और डी कह रहा है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो दोस्तों अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, तो निगेटिव का आंसर निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव प्रश्न है तो निगेटिव उत्तर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अगला प्रश्न कह रहा है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ए ऑप्शन कह रहा है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। बी कह रहा है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। सी कह रहा है उनके प्रति स्नेही होने के नाते। और डी कह रहा है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो।
ए ऑप्शन क्या कह रहा है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। बी कह रहा है उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। सी कह रहा है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें। डी कह रहा है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। तो सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित बच्चे होते हैं, अगर वो विद्यालय में आते हैं तो कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों में प्रतिभाशीलता हो सकती है, तो कैसे हो सकती है? ए ऑप्शन कह रहा है अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। बी कह रहा है एक संसाधन समृद्ध वातावरण। सी कह रहा है सफल माता पिता। डी कह रहा है एक अनुशासित दिनचर्या के कारण। तो बच्चों में प्रतिभाशीलता हो सकती है अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो आपको आंसर भी नहीं देना है, नहीं में ही देना है। ए ऑप्शन कह रहा है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। बी कह रहा है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। सी कह रहा है यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। और डी कह रहा है यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित क्या नहीं है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करना यह उपयोगी नहीं होता है। अगर दोस्तों किसी बच्चे को खराब कह दिया जाए तो वह बच्चा हीन भावना में चला जाएगा और उसे लगेगा कि मैं खराब ही हूँ। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। बी कह रहा है बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। सी कह रहा है अधिकाधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन को आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। और डी कह रहा है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कब कर सकते हैं, किस लिए कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। बच्चा कितना सीखा है, क्या सीखा है, यह देखना, क्योंकि दोस्तों योग्यता सुधार है, इम्प्रूवल है। अगला प्रश्न कह रहा है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ए ऑप्शन कह रहा है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बी कह रहा है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। सी कह रहा है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। और डी कह रहा है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? वह कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि ए ऑप्शन कह रहा है वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। बी कह रहा है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। सी कह रहा है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। डी कह रहा है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीरें नहीं देते हैं। तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में यह एक क्या है? तो यह भी एक है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वह पक्षपाती हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चे ... को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं।
ए ऑप्शन कह रहा है मीडिया, बी कह रहा है समाजीकरण, सी कह रहा है संस्कृति और डी कह रहा है ट्यूशन। तो बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पर डी को छोड़कर यानी ट्यूशन को छोड़कर बाकी अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक उभय लिंगी व्यक्तित्व है। ए ऑप्शन कह रहा है स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है, बी कह रहा है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, सी कह रहा है में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है और डी कह रहा है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है? तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ए ऑप्शन कह रहा है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, बी कह रहा है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने में पूरी जिम्मेदारी लेता है, सी कह रहा है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, डी कह रहा है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सके। तो निकट विकास का क्षेत्र क्या संदर्भित करता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। निकटवर्ती सिद्धांत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र या जेडपीडी या पाढ़ ढांचा या स्केप होल्डिंग या कह लें सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, तो ये सभी रिलेट करता है वाइगोत्स्की से। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ए ऑप्शन कह रहा है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग को समर्थन किया है, बी कह रहा है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, सी कह रहा है यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है और डी कह रहा है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग को समर्थन किया है। क्योंकि दोस्तों कोहल वर्ग की अगर बात हो रही है तो कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? यह कौन सा कथन बताता है? ए ऑप्शन कह रहा है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी कर रखना चाहिए, बी कह रहा है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, सी कह रहा है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे और डी कह रहा है जीवन सच्चा शिक्षक है। तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए ऑप्शन कह रहा है करके सीखना परियोजना विधि सहयोग से सीखना, बी कह रहा है थीमेटिक इकाइयां नियमित इकाई परीक्षण रैंकिंग, सी कह रहा है व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना छात्रों की लेबलिंग और डी कह रहा है परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना रैंकिंग। तो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करके सीखना परियोजना विधि सहयोग से सीखना। करके बच्चा जब सीखता है तो वह प्रगतिशील शिक्षा का अच्छा वर्णन करता है, परियोजना विधि के द्वारा सहयोग से सीखना, ये सभी प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ए ऑप्शन कह रहा है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, बी कह रहा है सही जवाब क्या है,
सी कह रहा है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। डी कह रहा है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। जब दोस्तों बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करना हो तो फिर बच्चों से कैसे सवाल कर सकते हैं हम। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अगर यह प्रश्न बच्चे से करें तो बच्चा गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित होगा। अगला प्रश्न कह रहा है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए ऑप्शन कह रहा है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बी कह रहा है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। सी कह रहा है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। और डी कह रहा है वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो जो युवा बच्चे हैं जो खेल के मैदान में खेल खेलने जा रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण बात क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। याद रखिए यहाँ पर के अलावा दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर समय बिताने के अलावा यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, इसके अलावा यह बोला है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। बी कह रहा है प्रतीकात्मक विचार का विकास। सी कह रहा है अहम अन्यता और डी कह रहा है अनुत्क्रमणीयता। तो कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ए ऑप्शन कह रहा है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बी कह रहा है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। सी कह रहा है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और डी कह रहा है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर आपका नहीं दिया हुआ है तो नहीं में ही आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यह इनका कथन नहीं है बल्कि यह थार्नडाइक महोदय का कथन है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अगला प्रश्न कह रहा है अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन कह रहा है विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बी कह रहा है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। सी कह रहा है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। डी कह रहा है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है अनुकरण यानी कि नकल करना और दोहराना। बी कह रहा है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। सी कह रहा है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। और डी कह रहा है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न शर्मिंदगी क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। बी कह रहा है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। सी कह रहा है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और डी कह रहा है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। तो जो शर्म आती है दोस्तों या शर्मिंदगी जो होती है तो वह क्या करती है, वह
उसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।